everyone, welcome back to the official YouTube channel of Path IAS Academy. This is me मोनाली कृष्ण गुहा with you. आज का हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक क्या है, वो जुड़ा हुआ है आपकी यूनेस्को की लिस्ट से और पूरा टॉपिक जुड़ा है हमारी हैप्पी दिवाली से। हाँ जी, ये जो दिवाली है वो अब ऐड हो चुकी है आपके यूनेस्को की लिस्ट में, विच इज़ द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फॉर ह्यूमैनिटी। सो यही है हमारा आज का टाइटल, दीपावली नाउ इन यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ द ह्यूमैनिटी, जिसको हम ब्रीफ में ICH भी कहते हैं। इस पूरे टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो बेसिकली हमारे UPSC के सिलेबस में कौन से आपके GS से लिंक करता है। सो सबसे पहले इट इज़ लिंकिंग विद द GS1। ऑब्वियसली आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ते हैं, हमारी हेरिटेज साइट्स के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है जो कि टेंजिबल साइट्स है। अपार्ट फ्रॉम दिस, उन साइट्स के अलावा भी इनटेंजिबल आपके पास कुछ ऐसे हो सकता है कि फेस्टिवल्स हों या कुछ ऐसे आपके ट्रेडिशंस हों जिनको सेफगार्ड की ज़रूरत होती है और जो बहुत लंबे समय से फॉलो किए जाते हैं, तो उनको हम टेंजिबल लिस्ट में ना रखकर उनके लिए एक अलग से लिस्ट बनी हुई है इनटेंजिबल लिस्ट, तो उसमें उनको इंक्लूड किया जाता है। अगर आप टेंजिबल साइट्स की बात करें तो इंडिया में 44 टेंजिबल साइट्स हैं और इसको लेकर भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक पूरी लिस्ट यहाँ पर हमने इसकी वीडियो की प्लेलिस्ट वहाँ पर आपको मिल जाएगी चैनल पर। आप यूनेस्को में अब तक की जितनी भी टेंजिबल इंटेंजिबल साइट्स हैं उसकी डिटेल वहाँ पर वीडियोस में जाके देख सकते हैं। सो फिलहाल वापस आते हैं इस पर। GS1 में आपके आर्ट एंड कल्चर से ये रिलेट करता है, आर्ट फॉर्म्स एंड लिविंग ट्रेडिशंस की बात यहाँ पर होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस GS2 में आपने देखा है कि यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हम स्टडी करते हैं। सो दिस इज द माइक्रो टॉपिक हियर, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ यूनेस्को एंड द 2003 कन्वेंशन। ये 2003 का कन्वेंशन क्या है? ये वही कन्वेंशन है जिसके तहत ये लिस्ट तैयार की गई है जिसमें दीपावली को ऐड किया गया है। GS3 ऑब्वियसली, क्योंकि जब भी दिवाली या इस तरह के कोई फेस्टिवल्स आते हैं उस समय पर मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए शॉपिंग बहुत जल्दी लोग शुरू कर देते हैं, चाहे कपड़ों की हो या यूटेंसिल्स की हो, पटाखों की हो या स्वीट्स की हो या किसी तरह के अलग से पूजा की सामग्री की हो या डेकोरेटिव आइटम्स की हो। सो यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से आपकी फेस्टिवल के आने से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है, विच इज़ एग्जैक्टली लिंकिंग विद द इकोनॉमी सब्जेक्ट, लिंकेज टू लाइवलीहुड सपोर्ट एंड कल्चरल इकोनॉमी। देन अपार्ट फ्रॉम दिस GS4 एथिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूनिवर्सल वैल्यूज़, सोशल कोहेशन एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार है जिसको हर तरफ मनाया जाता है और ये कहीं ना कहीं हमारे देश में यूनिटी का एक फैक्टर बनकर भी सामने आता है। तो चलिए अब यहाँ से हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर और देख लेते हैं कि खबर क्या है। खबर को हम हल्का सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके अंदर इसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी हम आगे स्टडी करेंगे। सो न्यूज़ में क्या है यहाँ पर? द लैंडमार्क रिकॉग्निशन दीपावली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स हैज़ बीन ऑफिशियली इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। दीपावली को भी इस रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, जो कि किसकी लिस्ट है? यूनेस्को की लिस्ट है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस की। नाउ यहाँ पर अब हमको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसके बारे में हम और भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट स्टिल यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इज़ कॉमन इन ऑल दीज बॉडीज़, है ना। सो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर के थ्रू पूरे वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने का अपना काम करती है। बट दिस ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट दी सॉफ्ट मीडियम्स सो दैट वर्ल्ड में शांति और सुरक्षा बनी रहे। सो ये यहाँ पर एक ब्रीफ हुआ यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस प्रेस्टिजियस ग्लोबल रिकॉग्निशन वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द 20th सेशन ऑफ द यूनेस्को इंटरगवर्नमेंटल कमिटी, IGC भी कहते हैं इसको। तो इनके 20th सेशन में ये अनाउंस किया गया है और यहाँ पर दीपावली को ऐड किया गया है। द कमिटी सेशन वॉज नोटेबली होस्टेड बाय द इंडिया। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए जो होस्ट कंट्री थी वो कौन थी? हमारा अपना इंडिया ही रहा है यहाँ पर, और ये फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पर इसको रेड फोर्ट दिल्ली में होस्ट किया हुआ है। ये आपका टाइमलाइन गिवन है 8 से 13 दिसंबर 2025, दिस इज़ द रीसेंट टाइम। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा अचीवमेंट है हमारे लिए। ये ग्लोबल लेवल पर जब भी इस तरह की कोई लिस्ट में किसी तरह के इंटेंजिबल कल्चरल आपकी प्रैक्टिसेस को ऐड किया जाता है या ट्रेडिशन को ऐड किया जाता है तो उसको ग्लोबली अनाउंस किया जाता है। तो इससे हमारा एक कल्चरल जो रेपुटेशन है
वो अक्रॉस द ग्लोब बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है। सो ये काफ़ी बड़ा अपने लिए अचीवमेंट है। प्लस अब ये जो सेशन है वो भी कहाँ पर कंडक्ट हुआ है, इंडिया में, न्यू दिल्ली में, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और आपकी ये जो लिस्ट है उसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिकली डिटेल में जानेंगे। द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ द ग्लोबल रजिस्टर। ये क्या है आपका, एक ग्लोबल रजिस्टर है, यानी कि यहाँ पे वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी कंट्रीज़ यहाँ पे इसके मेंबर्स हैं उनके पास से अपने इस तरह की लिस्ट तैयार होती है। वो अपने अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस को, ट्रेडिशंस को, अपने कुछ भी ऐसा जो कि उनके वहाँ पे बहुत लंबे समय से जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती आई है, कोई परंपरा, कोई फेस्टिवल, इन सबको इस ग्लोबल रजिस्टर में ऐड किया जाता है। सो इट इज़ द ग्लोबल रजिस्टर ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस एंड एक्सप्रेशंस रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर यूनिवर्सल वैल्यू। इनकी अपने आप में अनोखी और यूनिवर्सल वैल्यू है, इसलिए इनको इस लिस्ट में, ग्लोबल रजिस्टर में ऐड किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशंस को हम बेहतर तरीके से इन प्रैक्टिसेस को सेफगार्ड पहुंचा के आगे ट्रांसमिशन इनका कर पाएँ, इनका ट्रांसमिशन इंश्योर कर पाएँ कि ये जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ऐसा ना हो कि मॉडर्नाइजेशन के कारण से या फिर हमारे जीवन जीने की शैली में परिवर्तन के कारण से ये पीछे छूट जाएँ। इनको प्रॉपर सेफगार्ड मिले, इसी उद्देश्य के साथ इनको यहाँ पर रजिस्टर करके आगे बढ़ाया जाता है। नाउ अब लिस्ट की हम बात कर लेते हैं कि अभी हम जिसकी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट की बात कर रहे थे, ये लिस्ट क्या है आपकी बेसिकली। सो ये जो लिस्ट है ये 2008 में इस्टेब्लिश हुई थी। किसके अंदर इस्टेब्लिश हुई थी, 2003 का एक कन्वेंशन है, उसके अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सो इस्टेब्लिश्ड इन 2008 अंडर दी 2003 कन्वेंशन। ये पॉइंटर्स आप ध्यान रखेंगे जब भी प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये जो स्मॉल फैक्टर्स होते हैं वो आपके स्टेटमेंट्स में आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाते हैं। सो इट इस्टेब्लिश्ड इन 2008 अंडर दी 2003 कन्वेंशन फॉर दी सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। नाउ ये क्या हाईलाइट करता है, इट हाईलाइट्स लिविंग ट्रेडिशंस रेदर देन मॉन्यूमेंट्स और फिजिकल साइट्स। और भी अलग कन्वेंशन है, जैसे 72 का जो कन्वेंशन है 1972 का, वो आपके जो फिजिकल या फिर जो टेंजिबल हेरिटेज साइट्स हैं उनके लिए वो डेडिकेटेड कन्वेंशन है। तो उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे हमारे पास हेरिटेजेस हैं जो कि टेंजिबल फॉर्म में नहीं है, विच आर द इनटेंजिबल। ये कोई किसी तरह की प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, डांस हो सकता है, किसी तरह का आर्ट हो सकता है, कोई परफॉर्मिंग आर्ट हो सकता है। तो उन सब के लिए क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक अलग से स्पेशल कन्वेंशन है विच इज़ 2003 कन्वेंशन। तो उसके तहत ये क्या करता है, लिविंग ट्रेडिशंस को हाईलाइट करता है। नाउ इसका गोल क्या है, यहाँ पर लोगों को अवेयर किया जा सके इस तरह के ट्रेडिशंस को लेकर, और हम वर्ल्ड में जितने भी तरह की हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है उनको हम अक्रॉस द ग्लोब सेलिब्रेट कर पाएँ, एंड उन प्रैक्टिसेस को हम सेफ गार्ड पहुँचा पाएँ ताकि वो समय के साथ में डिसअपीयर ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम अब बात करेंगे कि ये जो आपकी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की जो लिस्ट होती है उसका एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे हम ये तय करते हैं कि कोई प्रैक्टिस या कोई ट्रेडिशन इस पर्टिकुलर लिस्ट में आ सकता है। सो यूनेस्को डिफाइंस इंटेंजिबल हेरिटेज एज प्रैक्टिस, नॉलेज और स्किल्स। ये 3 वर्ड्स आप ध्यान रखेंगे। कोई प्रैक्टिस हो सकती है, कोई नॉलेज हो सकता है, या किसी तरह की स्किल्स हो सकती हैं, कोई कला हो सकती है। कम्युनिटीज़ रिकॉग्नाइज एज पार्ट ऑफ देयर कल्चरल आइडेंटिटी, जो उनके कल्चर से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हो। इसमें क्या क्या आता है, यूजुअली आप इसको 2 कैटेगरी से समझ सकते हैं। पहला तो है ओरल ट्रेडिशन एंड एक्सप्रेशन, यानी कि सिंपली समथिंग विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू दी वर्बल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है स्टोरी टेलिंग, लैंग्वेजेस वगैरह, ये सब क्या है आपके बहुत पुराने समय से चले आने वाली चीज़ें हैं। दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ क्या आ जाती है, परफॉर्मिंग आर्ट्स, समथिंग रिलेटेड टू लाइक स्किल्स, और या किसी तरह की अगर कोई कला है उससे ये वाला सेक्शन डील करता है। जैसे हो सकता है कि किसी तरह का आर्ट फॉर्म हो, डांस हो, म्यूज़िक हो, थिएटर हो। तो ये सब क्या है आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं जिनको परफॉर्म किया जाता है, तो उनके लिए ये सेकंड कैटेगरी है। सो इस तरह की चीज़ों को हम कहाँ डालते हैं, किस लिस्ट में डालते हैं, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में डालते हैं। अब ये जो हमको एंटाइटलमेंट मिला है ये एक्चुअल में मिलता कैसे है, उस पर हम बातचीत कर लेते हैं। सो हाउ इट वर्क्स, स्टेट पार्टीज़ यानी कि ऐसी कंट्रीज़ जिन्होंने इस कन्वेंशन को साइन किया है वो क्या करते हैं, अपने यहाँ के ट्रेडिशंस को, नॉलेज को या स्किल्स को नॉमिनेट करते हैं। सो स्टेट पार्टीज, कंट्रीज दैट साइन द कन्वेंशन नॉमिनेट द एलिमेंट्स। अब जब ये नॉमिनेशन हो जाता है तो ये किसके पास जाता है, इंटरगवर्नमेंटल कमिटी फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इनके पास जाता है, IGC इंटरगवर्नमेंटल कमिटी के पास जाता है। अब ये इन नॉमिनेशंस को क्या करते हैं, एनुअली
इवैल्यूएट करते हैं, देखते हैं कि इसमें सच कितना है। लाइक बहुत सारे एप्लीकेशंस जाती हैं वहाँ पर, उनके अपने जो क्राइटेरियाज़ होते हैं ये मैच करके देखते हैं कि कौन कौन से जो नॉमिनेशंस आए हैं वो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हुए और ख़ुद में अपनी एक यूनिवर्सल वैल्यू रखे हुए हैं जिनको रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है। तो पूरी प्रॉपर फिल्टरिंग, इवैल्यूएशन वगैरह होता है। उसके बाद क्या होता है, इंस्क्रिप्शन होता है। इंस्क्रिप्शन रिक्वायर्स कम्युनिटी कंसेंट एंड प्रूफ दैट द प्रैक्टिस इज़ एक्टिवली ट्रांसमिटेड, यानी कि ऐसा नहीं कि केवल हमने एप्लीकेशन दे दी और वो फैक्ट और डेटा के बेसिस पे अप्रूव हो जाएगी। कम्युनिटी में भी उसका प्रॉपर स्टैब्लिशमेंट चेक किया जाता है कि वो जो कल्चरल ट्रेडिशन है आज भी प्रॉपरली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो इस तरीके से क्या होता है, नॉमिनेशंस आगे फाइल किए जाते हैं और फिर अगर वो सेलेक्ट हो जाता है तो फिर उसको उस लिस्ट में इंस्क्राइब कर दिया जाता है, जैसे कि अभी जस्ट रिसेंटली दीपावली को किया गया है। एग्जाम्पल है यहाँ पर इस लिस्ट में इंडिया से, तो अभी हमने देखा 16 एलिमेंट्स हमारे यहाँ से एडिड अभी तक हो चुके हैं। लेटेस्ट दीपावली है। सो कुछ एग्जाम्पल्स और हैं यहाँ पर, जैसे कि योगा है, कुंभ मेला है, दुर्गा पूजा है कलकत्ता की, गरबा डांस है गुजरात का, वैदिक चैंटिंग है और रामलीला है। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी हम देख रहे हैं मोस्ट रिसेंटली क्या है, दीपावली, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में और भी क्या कहते हैं, दिवाली। सो ये भी यहाँ पर अभी लेटेस्ट एंट्री क्या है आपकी, दीपावली है 2025 की। आगे बढ़ते हैं यहाँ से और देखते हैं कि ये आपकी जो ICH है ये क्यों इतना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इस लिस्ट का बनना और हमारे यहाँ से 16 एलिमेंट्स का ऐड हो जाना क्या महत्व रखता है, उसको अब हम समझेंगे। सो ये सबसे पहले क्या करता है, आपके हेरिटेजेस को सेफगार्ड प्रोवाइड करवाता है। हेल्प्स कम्युनिटीज़ प्रिजर्व ट्रेडिशंस थ्रेटेंड बाय द ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन। आज के टाइम पे आप देखेंगे कि स्पेशली जब से मोबाइल फ़ोन्स आए हैं, सोशल मीडियाज़ की एंट्री हुई है नॉर्मल लाइफ में, बच्चों का कहीं ना कहीं कनेक्ट, या लगभग हमें से हर किसी का कनेक्ट क्या होता जा रहा है, मोबाइल की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है और ट्रेडिशंस को, कल्चर्स को फॉलो करने में कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट का लैक हमको देखने के लिए मिल रहा है। सो यहाँ पे केवल एक एग्जांपल लिया है हमने मोबाइल का और सोशल मीडिया का, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सो किसी भी XYZ कारण से ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो पीछे न रह जाएं, इस चीज़ को लेकर क्या हो जाता है, यहाँ से हमको ये सेफगार्ड प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा, ग्लोबल रिकॉग्निशन। ऐसा नहीं है कि अगर हमको कहीं पर कोई इंस्क्रिप्शन मतलब कहीं पर अगर हमको लिस्ट में इंस्क्राइब किया गया है हमारे किसी एलिमेंट को, तो वो केवल हमको ही पता चलेगा, उसको अक्रॉस द वर्ल्ड वहाँ पर प्रमोट किया जाता है। सो हमको वर्ल्ड लेवल पर इसका रिकॉग्निशन मिलता है। बूस्ट प्राइड एंड विजिबिलिटी फॉर कल्चरल प्रैक्टिसेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर क्या है, कल्चरल डिप्लोमेसी, जो अपने आप में सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इट स्ट्रेंथेन्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर दी डाइवर्सिटी। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमारे फेस्टिवल्स और भी पहले से मनाए जाते आ रहे हैं, लेकिन अब चूंकि इनको ऑलरेडी इस लिस्ट में अब ऐड किया जा चुका है, तो कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट अब बहुत बहुत बड़े लेवल पर हमको देखने के लिए मिलेगा और इजीली और कंट्रीज़ भी अब इसको क्या करेंगे, अच्छे से सोशल कोहेशन बढ़ाने के लिए, नेशनल बॉन्डिंग्स बढ़ाने के लिए अच्छे से अडॉप्ट करती हैं। सो ये यहाँ पर हमारे लिए एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका देखने के लिए मिलेगा। व्हाट काउंट्स एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, क्या क्या इसमें और हम ऐड कर सकते हैं, तो और थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ यहाँ पर हम देखेंगे। सोशल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, कोई रिचुअल्स हो सकते हैं, किसी तरह के फेस्टिव इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर दीपावली को ऐड किया गया है। सो दिस इज़ अ फेस्टिवल। सो इसी तरह के फेस्टिवल्स या सेरेमनीज़ को इसमें ऐड किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई नॉलेज या प्रैक्टिसेस हों जो कि नेचर या यूनिवर्स को लेकर की जाती हों, जैसे कोई ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, कोई नुस्खे हैं, पुरानी कोई बहुत ऐसी कोई रेसिपी वगैरह है ना, फार्मिंग से रिलेटेड अगर कुछ है जो नेचर से रिलेटेड है, वो सारा कुछ भी यहाँ पर आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप है, यानी कि जो बहुत 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 पुराने समय से चला आ रहा हो, उससे जुड़ी कोई कला हो, है ना, जैसे कि वीविंग, पोट्री, और अपार्ट फ्रॉम दिस कोई किसी तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाना, ये सारा कुछ जो एक डिस्टिंक्ट कला के फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है, उनको भी इसमें ऐड किया जा सकता है। नाउ कंटेक्स्ट देखते हैं अपन कि आपके एग्ज़ाम स्पेसिफिकली कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो सबसे पहले तो है इवेंट की डिटेल। ये 20th यूनेस्को IGC सेशन था, रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में 2025 दिसंबर में इसको कंडक्ट किया गया है। और ये क्या हाईलाइट कर रहा है कि इंडिया ने एक्टिवली, काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली इसमें अपना पार्टिसिपेशन किया है और हमने बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को होस्ट किया है। हमारे यहाँ से ऑलरेडी अब टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में रजिस्टर्ड, 16 एलिमेंट्स रजिस्टर्ड हैं। तो ये अपने आप में बताता है काफ़ी बढ़िया एक्टिव पार्टिसिपेशन इंडिया का रहा है। इंडिया के अब तक 16th एलिमेंट ऐड हो गए हैं और ये अपने आप में क्रूशियल नंबर है। नाउ प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली हम ये पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे
इंस्क्रिप्शंस ये जो अडॉप्ट किए जाते हैं वो किन के प्रेजेंस में होते हैं, 194 मेंबर स्टेट्स के प्रेजेंस में इनको अडॉप्ट किया जाता है। और ये जो आपको रिकॉग्निशन दिया जाता है इस लिस्ट में, इस एलिमेंट को जब इंस्क्राइब किया जाता है तो हमको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हमारी विजिबिलिटी उस पर्टिकुलर एंट्री के लिए हो जाती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। कोर फिलॉसफी क्या है, फिलहाल हमारे इस दीपावली को जो ऐड किया गया है उस दीपावली की कोर फिलॉसफी क्या है वो यहाँ पर हम समझेंगे। सो दिस इज़ व्हाट इट रिप्रेजेंट्स द कोर कंसेप्ट ऑफ तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी कि लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। हम अंधेरे से उजाले की ओर अग्रसर हों, इस पर्टिकुलर उद्देश्य के साथ में इसको बनाया जाता है। इसी दिन बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं जो कि अंधकार के समय में रोशनी का प्रतीक है। आपको ध्यान होगा कि जो दीपावली है वो अमावस्या की रात होती है, तो उस समय चंद्रमा की तो रोशनी होती नहीं है, चांदनी नहीं होती, इसलिए क्या होते हैं, दिए जलाए जाते हैं ताकि वो जो पॉजिटिविटी है, जो डार्कनेस को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है, वो उस दिए के रोशनी के माध्यम से हमको मिलती रहे। नाउ की डेट्स भी आप ध्यान रखेंगे। कार्तिक अमावस्या को ये सेलिब्रेट की जाती है, साथ में आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली लगभग आगे 4-5 दिन तक ये जो सेलिब्रेशन है वो चलता है। एंड एंड कब होता है, ये भाई दूज पर एंड होता है, विच इज़ कार्तिक शुक्ल द्वितीया। कई जगहों पर और आगे भी ये जो फेस्टिवल है उसका सेलिब्रेशन एक्सटेंड होता रहता है, डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर रीजन। नाउ सिग्निफिकेंस की हम बात कर लेते हैं इस इंस्क्रिप्शन के। 16th इंडियन ये जो एलिमेंट है दीपावली, ये आपका और भी बहुत सारी लिस्ट को अपना एक स्थान हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो एंट्रीज़ हैं उनके साथ में ऐड कर चुका है। दीपावली जॉइंस द रैंक ऑफ अदर सेलिब्रेटेड ट्रेडिशंस लाइक योगा, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, बिकमिंग द 16th एलिमेंट फ्रॉम द इंडिया ऑन द ICH लिस्ट। तो एक बार आप ये लिस्ट ज़रूर देख लेंगे कि ऑलरेडी क्या कुछ एग्जिस्टिंग है। नाउ ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाता है हमको यहाँ से। द इंस्क्रिप्शन रिकॉग्नाइजेज दीपावली एज अ लिविंग हेरिटेज। ये कुछ कीवर्ड्स आप ध्यान रखेंगे जब भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो ऐसे कीवर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो ये क्या है, अब दीपावली एक लिविंग हेरिटेज है और न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड में अब ये रिकॉग्नाइज्ड है एक लिविंग हेरिटेज के तौर पर। एंड इट्स एज अ सोशल प्रैक्टिस एंड फेस्टिव इवेंट दैट इज़ कंटिन्यूसली ट्रांसमिटेड अक्रॉस दी जनरेशंस। आपको याद होगा, अगर हम हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो ये शुरू कहाँ से होता है, जब भगवान राम रावण का वध करके उससे युद्ध जीत के सीता माता को वापस लेकर आते हैं अयोध्या में, और वहाँ पर फिर उनका स्वागत किया जाता है। और फिर वहाँ से जो दिए जलाने की परंपरा है, रोशनी को बिखेरने की जो परंपरा है वो शुरू हो जाती है। सो ये जो आपका जो फेस्टिवल है वो त्रेता युग से स्टार्ट होता है, फिर आप देख रहे हैं कि अभी कलयुग में भी हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट जनरेशन, दिस इज़ अबाउट युगास। हम युगों से इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, तो ये अपने आप में इसकी एक यूनिक और यूनिवर्सल वैल्यू बताता है। यूनेस्को का भी एक अक्रॉस द वर्ल्ड एक मैसेज है, वो मैसेज क्या है वो हम देख लेते हैं। यूनेस्को एक्नॉलेज्ड इट्स यूनिवर्सल मैसेज ऑफ द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस। यूनेस्को भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये जो फेस्टिवल है वो अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व है, और साथ ही ये कहीं ना कहीं एविल जो फोर्सेस होते हैं उनके ऊपर राइटियसनेस यानी कि सत्य की विजय का एक प्रतीक है। इट इज़ ट्रेंड इन सोशल बाउंड्स, क्योंकि आप देखेंगे कि दीपावली के समय पे लोगों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। अगर सब लोग बहुत बिजी भी थे तो भी अब समय निकाल कर एक दूसरे को दीपावली विश करते हैं, एक दूसरे के यहाँ विजिट करते हैं, स्वीट्स एक्सचेंज होते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं, तो ये एक तरीके से सोशल बॉन्ड को बढ़ाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस सपोर्टिंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप्स, पॉटर्स एक्सेट्रा, जैसे कि इस समय पर केवल ऐसा नहीं है कि नॉर्मल शॉपिंग होती है, बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल आइटम्स बनते हैं थ्रू दीज हैंडीक्राफ्ट्स, जिनको घर में या तो पूजा में इस्तेमाल किया जाता है या डेकोरेशन में इस्तेमाल किया जाता है या उनको गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। सो ऐसे समय में इन क्राफ्ट्समैन पर्सनस को भी क्या होता है, अपनी लाइवलीहुड को एनहांस करने का और एक बेटर इनकम अर्न करने का एक मौका मिलता है। सो ये यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है और इस चीज़ को यूनेस्को भी अब रिकॉग्नाइज कर रहा है। अब इसके फ्रेमवर्क को समझते हैं हम। यूनेस्को आपकी पेरेंट बॉडी है यहाँ पर, जिसके अंदर में ये पूरी लिस्ट प्रॉपरली मैनेज की जाती है। एक बार इसका फिर से फुल फॉर्म देख लीजिए, विच इज़ व्हाट, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मैंडेट क्या कहता है, मैंडेट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेडिकेटेड टू द प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस, सिक्योरिटी,
थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर, यानी कि एजुकेशन साइंस एंड कल्चर के माध्यम से ही इंटरनेशनल लेवल पर यूनेस्को क्या करता है, कोऑपरेशन, सिक्योरिटी, पीस अच्छे से मेंटेन करने का और इसको कंटिन्यू करने का अपना काम करता है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है यूनेस्को का, ध्यान रखेंगे पेरिस में है, फ्रांस में, और इसका मेन फंक्शन क्या है, कल्चर में है। एडमिनिस्टर वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशंस इंक्लूडिंग 1972 एंड ये जो 2003 है इसको भी क्या करता है, ये एडमिनिस्टर करता है। ये आपका जो 1972 है ये किसके लिए है, आपका वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है के लिए है, यानी कि आपकी जो टेंजिबल साइट्स होती हैं वो इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के अंदर गवर्न होती हैं, लेकिन जो इनटेंजिबल हैं, जो विजिबली आपको दिखती नहीं है बट दे एग्जिस्ट सिंस अलॉन्ग अगो, तो उनको हम 2003 के कन्वेंशन के तहत क्या करते हैं, डील करते हैं। इसमें वो सारी प्रैक्टिसेस, नॉलेज, स्किल्स आती हैं, ट्रेडिशंस आते हैं जो कि बहुत लंबे समय से सोसाइटी में फॉलो किए जा रहे हैं और उनकी अपनी एक डिस्टिंक्ट यूनिवर्सल वैल्यू है। अब ये जो 2003 का कन्वेंशन है इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। ऑफिशियल नेम इसका क्या है, कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ 2003। नाउ कोर ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, कि हम जो भी इसमें कल्चरल ट्रेडिशंस को ऐड करेंगे उनको हम क्या करेंगे, साथ में प्रोटेक्ट करेंगे। दिस ट्रेडिशंस माइट बी एनी प्रैक्टिसेस, कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स हो सकते हैं, सोशल कस्टम्स हो सकते हैं, रिचुअल्स, या कोई नॉलेज हो सकता है जो कि जिसको समय के साथ ग्लोबलाइजेशन या सोशल चेंज के साथ अब कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो रहा है। सिग्निफिकेंस क्या होता है भाई इसका, इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम दी 1972 कन्वेंशन, क्योंकि इसमें केवल क्या रखा जाता था, आप ध्यान रखेंगे, इसमें केवल आपके टेंजिबल साइट्स को ऐड किया जाता था। 2003 वाला जो आपका कन्वेंशन है इसमें क्या है, टेंजिबल साइट्स के लिए तो अलग से हमारे पास 72 का कन्वेंशन है, इसमें हम क्या करते हैं, आपके जो इनटेंजिबल हेरिटेजेस हैं उनको हम इसमें ऐड करते हैं। सो दिस इज़ द क्लियर डिस्टिंक्शन। अब ICH लिस्ट की बात कर लेते हैं हम, लिस्ट में भी इसमें पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं उनको हम देखेंगे। सो द कन्वेंशन मेंटेन्स 3 की लिस्ट, इसमें 3 की लिस्ट होती हैं आपके इस कन्वेंशन में। पहली लिस्ट क्या है, द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द ICH ऑफ ह्यूमैनिटी, इसी लिस्ट में दीपावली को ऐड किया गया है, ध्यान रखेंगे आप। इसका पर्पज़ क्या है, राइज विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस ऑफ द ICH ग्लोबली। इस लिस्ट में जिन जिन भी ट्रेडिशंस को, कल्चरल नॉर्म्स को या किसी भी प्रैक्टिस को ऐड किया जाएगा उनको ग्लोबली उसके लिए अवेयरनेस ये क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। दीपावली को भी इसी में ऐड किया गया है। इंस्क्राइब्ड ऑन दिस लिस्ट सिग्निफाइंग इट्स कल्चरल इंपॉर्टेंस एंड द नीड फॉर इट्स कंटिन्यूड प्रमोशन। सो वर्ल्ड लेवल पे हमको इसमें रिकॉग्निशन मिल जाता है। अब जो दूसरी लिस्ट है वो क्या है और किससे रिलेटेड है, सो द लिस्ट ऑफ ICH इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफगार्डिंग। ऐसे आपके कुछ ट्रेडिशंस वगैरह जिनको सेफगार्ड प्रोवाइड करवाने की, जिनके प्रति लोगों को अवेयर कराने की अर्जेंट नीड है, उनको इसमें रखा जाता है। सो इसका पर्पस क्या है, इट लिस्ट एलिमेंट्स हुज वायबिलिटी इज अंडर सीवर थ्रेट। एंड अब इसके बाद आ जाते हैं हम तीसरी लिस्ट पे, रजिस्टर ऑफ गुड सेफगार्डिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, ऐसी प्रैक्टिसेस को स्टोर किया जाता है या इन रिटन वे डॉक्यूमेंट किया जाता है जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट की जा चुकी हो, जिनके हमको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिले हैं सेफगार्ड प्रोवाइड करवाने में। सो इसका पर्पस क्या है, शो केसेस सक्सेसफुल प्रोग्राम्स एंड मेथड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ICH। सो ये भी अपने आप में आपको यहाँ पर एक क्लियर डिस्टिंक्शन देखने के लिए मिल गया है कि लिस्ट में भी हमारे पास यहाँ पर कैटेगराइजेशन अवेलेबल है। अब इंडिया के नोडल रोल की हम बात कर लेते हैं कि ये जो कुछ भी लिस्टिंग होती है या जो नॉमिनेशंस होते हैं उसका प्रोसेस इंडिया के थ्रू कैसा होता है या किसी भी नेशन में कैसा होता है। सो हमारे यहाँ पर क्या होगा, ये नोडल एजेंसीज कुछ वर्क करती हैं जो कि उस नॉमिनेशन के प्रोसीजर को आगे फॉरवर्ड करती हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमारी ये जो SNA है, यानी कि संगीत नाटक एकेडमी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये आती है। ये क्या करती है, जितने भी नॉमिनेशंस होते हैं उनको प्रिपेयर करने और सबमिट करने का काम करती है। फिर नॉमिनेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। स्टेट्स कैन नॉमिनेट 1 एलिमेंट एवरी 2 ईयर, ये भी आप ध्यान रखेंगे, आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप हर 2 साल में एक एंट्री नॉमिनेट कर सकते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन भाई इंडिया का रहा ही है। अभी आप देख सकते हैं कि हमने 16th एंट्री ली है। सो इससे आप समझ जाएंगे कि कितने समय में हमने कितने नॉमिनेशंस दिए होंगे, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर नॉमिनेशन आपका एक्सेप्ट हो ही जाए। सो ये इंडिया के कंसिस्टेंट आपके वर्क को भी दर्शाता है। नाउ दीपावली के पीछे की जो कोर फिलॉसफी है उसको हम और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। लाइट ओवरकमिंग डार्कनेस एंड राइटियसनेस ट्रम्पिंग ओवर एविल।
रावण ने क्या किया था, ये स्टोरी हम सबको पता है भाई, सीता माता को वो किडनैप करके लेके गया था, है ना, और वहाँ से फिर उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हुए राम जी वापस से सीता जी को लेकर आए थे एंड ही रीएस्टैब्लिश्ड हिज हर डिग्निटी। सो यहाँ से हमको एक और मैसेज क्या मिलता है कि हमको वुमेन डिग्निटी को प्रमोट करना है एंड प्रोटेक्ट करना है। ये अपने आप में एक फिलोसफिकल मैसेज है जो हम सबको समझना चाहिए कि दीपावली केवल सेलिब्रेट करने का त्यौहार नहीं है, दिस रीस्टोर्स द डिग्निटी एंड ऑथोरिटी ऑफ द वुमेन। सो ये वुमेन एम्पावरमेंट को भी कहीं ना कहीं आपको प्रमोट करता हुआ ये फेस्टिवल दिखाई देता है। फिलोसफिकल मीनिंग क्या है यहाँ पर, ऑब्वियसली जो सीता माता हैं उनको लक्ष्मी का ही रीइंकारनेशन माना जाता है। लक्ष्मी जो माता लक्ष्मी है वो क्या है, वो स्वयं में प्रॉस्पेरिटी है, अबेंडेंस है, वो रिन्यूअल को शो करती हैं। सो दिस इज़ व्हाट द मीनिंग हियर कि जिस तरीके से सीता माता के रिटर्न से माना जाता है कि अयोध्या में सब कुछ वापस से आया था, सिमिलरली ये आपका जो फेस्टिवल है वो माता लक्ष्मी, इसीलिए इस दिन को माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान राम और सीता जी की यहाँ पर पूजा की जाती है। सो यहाँ पर हमको एक और मैसेज क्या मिलता है कि जो वुमेन है दे आर दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी प्रॉस्पेरिटी। सो यहाँ पे हमको वुमेन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने प्लस उनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करने की भी यहाँ पर एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन दिखती हुई नज़र आती है। सोशल एंगल की अगर हम बात करें सो ये इंक्लूसिव फेस्टिवल है, यहाँ पर कोई किसी तरह की रिलीजियस बाउंड्रीज नहीं होती हैं, है ना, कोई किसी तरह की टाइम या प्लेस की बाउंड्रीज नहीं होती हैं, लगभग हर कोई इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है। सो इससे हमारे देश की यूनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है। एंड सेलिब्रेशन आप ध्यान रखेंगे कब होता है, ये कार्तिक अमावस्या को होता है। नाउ डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें यहाँ पर, डाइवर्सिटी ऑफ द लेजेंड्स, ये जो फेस्टिवल है इसका जो लिंक है अलग अलग एरियाज़ में या अलग अलग हम कह सकते हैं कि रिलीजन्स में डिफरेंट पर्सनालिटीज से रिलेटेड मिलता है। जैसे अगर हम हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो हमको वहाँ पे भगवान राम और सीता जी का रेलेवेंस देखने के लिए मिलता है। सो रामायण में क्या बताया जाता है कि लॉर्ड रामास रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर विक्ट्री ओवर रावण। ये वाली स्टोरी तो यूजुअली सबको पता ही होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस जैनिज्म से भी इसका रेलेवेंस माना जाता है। इस दिन जो लॉर्ड महावीर थे उन्होंने निर्वाण अटेंड किया था, लिबरेशन अटेंड किया था दीपावली के दिन ही पावापुरी में। सो इनके जो डिसिपल्स हैं वो भी इनकी याद में एक पॉजिटिविटी को फैलाने के लिए ये भी दिए जला के क्या करते हैं, इस फेस्टिवल को क्या करते हैं, इनके रिकॉग्निशन में मनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस नरक चतुर्दशी आती है इसी फेस्टिवल के दौरान। और नरक चतुर्दशी क्यों सेलिब्रेट की जाती है, क्योंकि उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, नरकासुर का वध किया था और बहुत सारे विमेन को 16,000 विमेन को वहाँ से उसके चंगुल से छुड़ाया था, उनको आज़ाद किया था। सो अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, विमेन डिग्निटी को प्रमोट किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस देव दीपावली सेलिब्रेट की जाती है इसी पूरे फेस्टिवल के दौरान। उस दिन क्या हुआ था, दीपावली का ये जो सेलिब्रेशन क्यों होता है, लॉर्ड शिवास डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेमन त्रिपुरासुर। ये जो त्रिपुरासुर था उसको भी वरदान मिला हुआ था कि वो केवल एक ही बाण से मारा जा सकता है। तो उसके लिए भगवान जो शिव है उन्होंने अपना एक अवतार लिया था, त्रिपुरांतक अवतार, और उन्होंने फिर उसका वध किया था। सो ये जो आप देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीपल कंटेक्स्ट आपको दिखाई देते हैं। अगर हम रीजनल वेरिएशंस की बात करें कि सेलिब्रेशन में यहाँ पे वेरिएशंस कैसे कैसे हमको देखने के लिए मिलते हैं, तो अगर हम बात करें बंगाल की, उड़ीसा या असम साइड की, तो यहाँ पर इसी समय पर जो माता काली हैं उनकी भी पूजा की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि गोवर्धन और अन्नकूट जो है, इसी को कहीं कहीं पर अन्नकूट भी कहा जाता है, ये लगभग हर जगह पे सेलिब्रेट किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको कान्हा जी की स्टोरी पता होगी, श्री कृष्ण की। उन्होंने क्या किया था, गोवर्धन को उठाया था अपनी छोटी उंगली पे और वहाँ के जितने भी ब्रजवासी थे उन सबको सेफगार्ड प्रोवाइड किया था। सो इट कमेमोरेट्स कृष्णा लिफ्टिंग द गोवर्धन हिल। और गुजरात और नॉर्थ इंडिया में स्पेशली इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, उत्तर प्रदेश में भी। और इसका एक और रेलेवेंस आपको देखने के लिए मिलेगा महाराष्ट्र में। यहाँ पर जो किंग बाली थे उनके रिटर्न्स को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो राजा थे, राजा बली, वो बहुत ज़्यादा क्या थे, जस्टिस और यानी कि न्यायप्रिय थे और बहुत ज़्यादा जेनरस थे, यानी कि एक अच्छा राजा जैसा होना चाहिए, ये बिल्कुल वैसे ही थे। सो ये जो राजा बली थे उनके रिटर्न्स के लिए भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो ओवरऑल दिवाली का हमारा फेस्टिवल है ये ग्रुप ऑफ सेलिब्रेशन है, यानी कि यहाँ पर हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सेलिब्रेट करते हैं। तो कौन से दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है उस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं।
सबसे पहला तो होता है धनतेरस, इसी से आपकी इस दीपावली के पूरे फेस्टिवल की शुरुआत होती है। धन का मतलब क्या होता है? वेल्थ, एंड तेरस मीन्स 13th डे, दैट इज़ वाई जो उसकी जो 13वीं तिथि है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? धनतेरस। यहाँ से आपका ये सेलिब्रेशन शुरू होता है। डे ऑफ ऑस्पिशियस बिगिनिंग when families buy new metal wear or essentials to symbolize prosperity। ये इस दिन का लगभग हर जगह का ही एक रिचुअल माना जाता है लगभग पूरे भारत में कि इस दिन कुछ ना कुछ नया खरीदना चाहिए। अभी के समय में तो स्पेशली चांदी, सोना या समथिंग रिलेटेड टू ज्वेलरी होता है, बट स्टिल काफ़ी पुराने समय से इधर कोई यूटेंसिल्स लिए जाते हैं या कोई मेटल वेयर लिया जाता है जो कि आपकी प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो दूसरा दिन होता है विच इज़ नरक चतुर्दशी, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, ऑब्जर्व विद द रिचुअल्स एंड लाइटनिंग लैम्प्स टू डिस्पेल नेगेटिविटी। नरक चतुर्दशी को भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। कहीं कहीं पर तिल का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं कहीं पर अलग तरह के स्नान और ध्यान का महत्व है। सो इट रिकॉल्स लॉर्ड कृष्णास विक्ट्री ओवर द डेमन नरकासुर। नरकासुर को उन्होंने हराया था, उसको ख़त्म किया था, उसी मेमोरी में ये क्या किया जाता है, ये जो आपका नरक चतुर्दशी का फेस्टिवल है ये सेकेंड डे पे सेलिब्रेट किया जाता है। अब जो तीसरा दिन होता है वो मेन दिन होता है, इसी दिन पर दीपावली सेलिब्रेट होती है। द मोस्ट सैक्रेड डे मार्क्ड बाय दी लक्ष्मी गणेश पूजा and homes are illuminated with lamps, vibrant rangoli are created and sweets are shared। मेरे ख्याल से ये चीज़ तो this is something which we all experience on every Diwali। So this was the third and very auspicious day। अब जो चौथा दिन होता है वो गोवर्धन पूजा का होता है। ये भी स्पेशली इसमें भी आपको अलग अलग तरह के वेरिएशंस देखने के लिए मिलेंगे। आप जितने रूरल एरियाज़ में जाते जाएंगे, चाहे किसी भी स्टेट में जाएं, आप पाएंगे कि रूरल एरियाज़ में इनको और बेहतर वे में और बहुत ज़्यादा रूरल इफेक्ट के साथ में इनको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड रियल कैटल के साथ में ये जो गोवर्धन पूजा है वो सेलिब्रेट की जाती है। यूजुअली शहरों में आपको कैटल मिलते नहीं हैं, गाय नहीं मिल पाती हैं, यूजुअली हर जगह पे नहीं मिल पाती हैं। सो लोग सिम्बॉलिकली सेलिब्रेट करते हैं। बट जब आप रूरल एरियाज़ में जाएंगे सो दे हैव देयर कैटल, तो वो अपने कैटल के साथ में इस तरह के फेस्टिवल्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गोवर्धन पूजा कमेमोरेट्स लॉर्ड कृष्णा लिफ्टिंग द हिल टू प्रोटेक्ट द विलेजर्स। तो अगेन ये गोवर्धन पूजा की बात हो गई। अब आ जाते हैं अपन, इसी को और बलि प्रतिपदा भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कहीं कहीं पर, जो कि राजा बलि के रिटर्न को शो करता है। एंड दिस इज़ द डे फॉर विजिटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। अगेन ये क्या कर रहा है, आपका सोशल कोहेशन बढ़ाने वाला दिन है। लास्ट आ जाता है यहाँ पर डे 5th विच इज़ भाई दूज, जहाँ पर भाई बहन इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। A heartfelt tribute to the bond between the brothers and sisters observed with the prayers and the blessings। So ये यहाँ पर आपका 5 डे का ऐसा सेलिब्रेशन होता है। कहीं कहीं पर ये जो सेलिब्रेशन है ये भाई दूज के अलावा भी और आगे नेक्स्ट डेज तक आगे फॉरवर्ड होता रहता है अलग अलग रीजनल वेरिएशंस के साथ में। बट यूजुअली आपका ये 5 डेज़ का एक तरह का दिवाली का कॉम्बो होता है जहाँ पर इन फेस्टिवल्स को एक साथ सेलिब्रेट किया जाता है एज दीपावली। नाउ सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर लाइवलीहुड सपोर्ट मिलता है। जब भी भाई दीपावली आती है आप देखेंगे कि तरह तरह की चीज़ों की शॉपिंग शुरू हो जाती हैं। सो जो भी लोग अब उस पर्टिकुलर आइटम को क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनका यहाँ से इनकम राइज होना शुरू हो जाता है। जैसे पॉटर्स हैं, वीवर्स हैं, स्वीट मेकर्स हैं, ज्वेलरी मेकर्स हैं, क्रैकर मेकर्स हैं, इन सब की इनकम बढ़ती हुई हमको दिख जाती है। कल्चरल इकोनॉमी की अगर हम बात करें सो इट प्रोवाइड्स अ मेजर एनुअल कैश फ्लो फॉर द लोकल MSMEs एंड आर्टिशियंस। आप देखेंगे कि दीपावली के समय पे स्पेशली अलग से बाज़ार लगने शुरू हो जाते हैं, आपके अलग से सेलर्स आपको डिफरेंट आइटम्स के साथ में मार्केट में ही डिफरेंट प्लेस में दिखने नज़र आ जाते हैं। सो ये आपकी लोकल इकोनॉमी को भी इम्प्रूव करता है प्लस कल्चरल इकोनॉमी को भी इम्प्रूव करता है। पॉवर्टी एलिविएशन के लिए ये जो फेस्टिवल है अपने आप में बहुत बढ़िया बूम लेकर आता है। supports income generation at the grassroot level linked to SDG 1। हमारा SDG 1 क्या है, eradicate extreme poverty। एंड जब इस तरह के कोई फेस्टिवल्स आते हैं तो लोग अपने आर्ट्स का अच्छे से इस्तेमाल करके कुछ बढ़िया प्रोडक्ट्स बना के अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये वो समय होता है जब लोग यूजुअली ट्रेडिशनल शॉपिंग करते हैं। सो ये कहीं ना कहीं इनके लाइवलीहुड को सपोर्ट करता है। Charity and generosity reinforces ethical values through donations and gatherings for the vulnerable sections। ये ऐसा समय होता है जहाँ पर यूजुअली पब्लिक के लिए भी कुछ अच्छा काम किया जाता है। बहुत जगहों पर आप देखेंगे डोनेशंस के कैंप्स लगते हैं,
दिवाली पर स्पेशली लोग डोनेट करना पसंद करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनको भी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। सोशल कोहेशन यानी कि लोगों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, फैमिलीज़ कम्युनिटीज़ एक दूसरे को विजिट करते हैं, स्वीट्स एंड गिफ्ट्स को शेयर करते हैं। हेल्थ एंड हाइजीन की भी यहाँ पर आप देखेंगे बात होती है। रिचुअल्स जो होते हैं, स्पेशली दिवाली की जो सफाई होती है, बिल्कुल कमर तोड़ सफाई होती है और हर घर में ही होती है। सो ये जो सफाई है, ये एक्चुअल में क्या होती है, पूरे साल भर में जो जो भी कोने छूट जाते हैं ना, उन सारे कोनों तक को भी इसमें साफ़ कर दिया जाता है। तो ये हेल्थ और हाइजीन के लिए भी काफ़ी अच्छा फेस्टिवल है। रिचुअल्स ऑफ क्लीनिंग होम्स एंड पब्लिक स्पेसेस प्रोमोट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जो कि आपके कौन से मिशन से रिलेटेड है, स्वच्छ भारत मिशन से कहीं ना कहीं लिंक करता हुआ हमको दिख जाता है। नाउ एनवायरमेंटल स्टेवरशिप एंड एसडीजीज की अगर हम अब बात करें, सो यहाँ पे इवॉल्विंग ट्रेडिशन हमको देखने के लिए मिलता है। कॉन्शियस एफर्ट टू अलाइन सेलिब्रेशन विद द एनवायरमेंटल गोल्स। आप देखेंगे इस बार की दिवाली में जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया, जो कि यूजुअल आपके जो नॉर्मल क्रैकर्स होते हैं उनसे बहुत कम पॉल्यूटेंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस हैं। लिमिटेड क्रैकर्स को बर्न किया जाता है, लिमिटेड टाइम में बर्न किया जाता है, लिमिटेड साउंड लिमिट वाले क्रैकर्स को बर्न किया जाता है। सो ये कुछ ऐसी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन सबको कर्ब करने के लिए कहीं ना कहीं हमको ऐसी प्रैक्टिसेस सपोर्टिव नज़र आती हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशंस की अगर हम बात करें तो कैंपेन्स हैं जैसे स्वच्छ दिवाली फॉर रिस्पॉन्सिबल सेलिब्रेशन। इस तरह के अक्रॉस द नेशन आप देखेंगे कि आपको लोकल लेवल पर, स्टेट या नेशनल लेवल पर भी सफाई से रिलेटेड या क्लीनलीनेस से रिलेटेड इस तरह की स्पेसिफिक ड्राइव्स देखने के लिए मिल जाती हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी, अभी हम जो बात कर रहे थे ग्रीन क्रैकर्स की, वही है यहाँ पर। प्रमोशन ऑफ ग्रीन क्रैकर्स डेवलप्ड बाय CSIR, नीरी बोलते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म का ये जो फुल फॉर्म है वो क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने ही इस ग्रीन क्रैकर को डेवलप किया है। आप ध्यान रखेंगे करंट अफेयर्स में काफ़ी लंबे समय तक चला था दीपावली के पहले। सो ये आपके UPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ इसके लिंकेज की बात करें, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डिफरेंट SDGs को सपोर्ट करता है। जैसे एक है आपका SDG 1 तो हम पहले देख चुके थे। नाउ SDG 3 क्या है, वेलबींग से रिलेटेड, और SDG 5 क्या है, जेंडर इक्वालिटी थ्रू क्राफ्ट ट्रेडिशन। क्योंकि यहाँ पर अब हर किसी को मौका मिलता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर वो कुछ नया क्रिएट करते हैं, दे कैन क्रिएट एंड सेल इनटू द मार्केट एंड पीपल बाय दिस। सो इन दैट वे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके SDG गोल्स को भी सपोर्ट करता है। अब दिक्कत कहाँ है, चैलेंजेस कहाँ है और आगे क्या और बेहतर किया जा सकता है, उस पर अगर हम बात करें, सो सस्टेनेबल पॉलिसी इंसेंटिवाइज यूज़ ऑफ ग्रीन क्रैकर्स एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ये हमको और ज़्यादा इस पे जोर देने की ज़रूरत है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के टेक्नोलॉजी से बने हुए क्रैकर्स का इस्तेमाल करें, और ताकि एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन की समस्या है स्पेशली दिल्ली हरियाणा साइड में, वो सब क्या हो पाए, कर्ब हो पाए। नाउ मार्केट सपोर्ट की अगर हम बात करें, सो प्रोवाइड डायरेक्ट मार्केटिंग लिंकेज एंड ई-कॉमर्स सपोर्ट फॉर आर्टिशियंस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी आर्टिशियंस होते हैं वो लोकल लेवल पे क्रिएट करते हैं और लोकल मार्केट में ही शेयर करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इनकम नहीं हो पाती है। अगर हमको ऐसा कोई मार्केट लिंकेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा दे, तो इस तरह के जितने भी आर्टिशियंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में और काफ़ी पहले से ही अपना प्रोडक्शन कर पाएंगे, और ताकि ज़्यादा क्वांटिटी में करें और फिर उसके एक्सपोर्ट के लिए वो प्रॉपर वैसी व्यवस्थाएं कर पाएँ, तो इससे मुझे लगता है कि उनका एक जो लाइवलीहुड है वो और बेटर वे में इम्प्रूव हो पाएगा। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, कल्चरल ट्रांसमिशन, एजुकेशनल प्रोग्राम्स टू प्रिजर्व दी फिलोसॉफिकल डेप्थ। यूजुअली होता क्या है कि दीपावली आई तो छुट्टी मिल जाती है सब तरफ, चाहे स्कूल कॉलेज हो या दफ्तर हो, बट ज़रूरी ये भी है कि केवल छुट्टी ना दी जाए, एक बार एटलीस्ट ये जो फिलोसॉफिकल डेप्थ होती है, इस तरह के जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, मुझे लगता है कि हमको उनको हल्का सा रिवाइज़ करना चाहिए, ताकि अगर हमसे कोई पूछे कि ये सेलिब्रेशन क्यों किया जाता है, तो हमारे पास उसका उत्तर बिल्कुल हो और बिल्कुल टेक्निकल और डेप्थ के साथ में हो, हमारे पास उसकी फिलोसॉफिकल जो कुछ भी आइडियाज़ हैं वो प्रॉपरली अच्छे से क्लियर रहें। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अभी भी और बेहतर काम करने की हम सबको ज़रूरत है, प्लस गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर आपको इसी तरह के और टॉपिक्स जो भी करंट अफेयर्स में चलते हैं उनके रेगुलर अपडेट्स चाहिए, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो, और जुड़े रहिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।